डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो करता है किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान। और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने लेकर आते हैं। आपकी समस्याओं का निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम में होती है, क्योंकि डायरेक्ट आप लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं और उन विषयों का जो जुड़ा हुआ समस्याएं होती हैं उससे आपके समाधान किए जाते हैं। तो आज ऐसे कौन से विषय लेकर हेलो किसान कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं, आइए आपको सबसे पहले आज के विषय पर नजर डलवाते हैं। तो आज के विषय में हम सबसे पहले बात करेंगे मछली पालन किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से आप इसमें देखभाल करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही गर्मियों में पशुओं का रखरखाव करना कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं ताकि आपके उत्पादन, आपके पशुओं के उत्पादन पर कोई असर ना पड़े और लगातार उनसे आप गर्मियों में भी सही तरीके से लाभ लेते रहें। अब ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन इस गर्मियों में देखभाल कैसे करनी है, रखरखाव कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस कार्यक्रम में आप बने रहें अंत तक और अपने कोई भी समस्या है तो आप उसको इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। आपको पता है क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। पहला माध्यम है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके बातचीत करते समय आपके फ़ोन में नेटवर्क पर्याप्त हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे माध्यम की, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800-520-717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल लिख रहे हैं अपना नाम, जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो बिना हिचक के आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ डालिए। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका यादव जी से। आपका बहुत स्वागत है मैम। आप पशु चिकित्सा हैं, पशुपालन विभाग से, फरीदाबाद हरियाणा से। आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। थैंक यू। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं स्काइप के माध्यम से। डॉक्टर शरद कुमार सिंह जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, गर्मियों के मौसम में हम मानव तो बहुत अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बात हम अपने पशुधन की करते हैं, उनके उत्पादन पर कोई असर ना पड़े, इस गर्मियों में उनका सही तरीके से ख्याल रखा जाए, क्या मेजर स्टेप्स होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स होने चाहिए जो पशुपालक भाई अभी शुरुआती तौर पर करना शुरू कर दें? गर्मियों में जिस तरीके से अभी गर्मियां पड़ने वाली हैं, जहां पे तापमान 45 से 48 डिग्री पहुंचने वाला है, तो इंसानों को तो इस गर्मी पे बहुत असर पड़ता ही है, लेकिन इसी तरीके से, इसी प्रभाव से जानवरों का भी काफ़ी बेहाल होता है इस वक्त पे। तो सबसे पहले तो 2-3 मेजर चीज़ें हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे उनका आवास ही हो गया, जिसे हम पशुशाला भी कहते हैं। तो पशुशाला के साथ आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, जिससे कि उन्हें नेचुरल छाया मिल सके और उनका हवा पानी अच्छा हो सके, और कभी ज़रूरत पड़ने पे उनको पेड़ों के नीचे भी बांधा जा सके। और जो पशुशाला होता है उसके आसपास पानी की उपलब्धि हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है। कई बार जानवर काफ़ी गंभीर तरीके से बीमार हो जाता है हीट स्ट्रेस के इफ़ेक्ट से। और ये भी है कि जो पशुशाला है वो थोड़ा 2 फीट के ऊंचाई पे होना चाहिए, जिससे कि बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, और नहीं तो बरसात का पानी इकट्ठा होने से उनको और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और जो आपकी पशुशाला है उसकी पशु भाइयों से यही है कि कहना कि वो उसकी जो पूर्व पश्चिम में उसकी डायरेक्शन हो, उसकी लंबाई हो, और उत्तर दक्षिण की तरफ उसके दरवाजे और खिड़कियां हो, ताकि ये एक सही रहता है। इससे आप विपरीत जो हवाएं हैं, जो विपरीत गर्म हवाएं हैं, उनसे आप बचे रह सकते हैं आपके जानवर। तो उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण आहार का रहता है कि संतुलित आहार देना पशुओं को गर्मियों में।
जिससे कि उनका जो पाचन क्रिया शक्ति है वो सही रहेगी। इस तरीके से पाचन क्रिया शक्ति सही रहेगी तो उनका प्रोडक्शन, उनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सही रहेगी इस तरीके से। यानी शुरुआती तौर पर जो पशुपालक भाई हैं वो आवास और आहार का प्रबंधन करके चलेंगे तो गर्मियाँ उनकी अच्छी निकलेंगी और पशुधन से वो लगातार लाभ लेते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इसमें और क्या कुछ खास बातें हैं ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और हम सभी ने गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन क्या आपने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए कुछ जरूरी इंतजाम किए हैं? बता दें कि पशुओं की देखभाल में सबसे जरूरी चीज होती है पशुओं के रहने की जगह और उनको दिया जाने वाला आहार। पशुओं के रहने के स्थान के बारे में बात करें तो ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दें। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है। इससे पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। पशुओं को सीधी धूप से बचाने के लिए पशुशाला के मेन गेट पर खस या जूट की बोरियों के पर्दे लगाने चाहिए। पशुशाला की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होनी चाहिए, जिससे पशुशाला में अच्छे से हवा आ जा सके और छत की तपन से भी पशु बच सके। पशुशाला की खिड़कियों, दरवाजे और दूसरी खुली जगहों पर जहां से तेज गर्म हवा आती है, बोरी या टाट टांग कर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुशाला में पंखे, कूलर और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जा सकता है। वहीं अगर आहार की बात करें तो गर्मी में पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर पानी की पूर्ति करता है। गर्मी के मौसम में पशुओं की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनाए रखने में पशु आहार का अहम योगदान होता है। पशुओं के संतुलित आहार में दाने और चारे का अनुपात 40 से 60 का रखें। बड़े पशुओं को रोजाना 40 से 60 ग्राम और छोटे बच्चों को 10 से 15 ग्राम नमक जरूर दें। सेंधा नमक खिलाएं, जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। पशु से दूध निकालने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिलाएं। तो इन गर्मियों में पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझी है। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे विषय का रुख करते हैं, डॉक्टर शरद जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शरद जी, जिस तरीके से गर्मियों में हम पशुधन के ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से मछली पालकों के लिए भी कुछ खास बातें होंगी जो इस गर्मियों में वो ध्यान में रख सकते हैं। क्या प्रारंभिक बातें हैं जो मछली पालक भाई हैं वो ध्यान में रखकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, मछलियों पर कोई फ़र्क ना पड़े इस मौसम में? विशेषकर मछली पालकों को गर्मी के महीने में इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पहली बात तो ये बताएंगे, जो कृत्रिम आहार का प्रयोग करते हैं मछली पालक, उसमें विशेषकर सर्दियों में जो भंडारित कृत्रिम आहार होते हैं, संपूरक आहार होते हैं, जिसमें सरसों की खली होता है या जो बाजारों में उपलब्ध आहार होता है, तो वो भंडारित होता है, तो उसमें एक कवक का प्रकोप होता है, एफ्लोटॉक्सिन उससे पैदा होता है, एक प्रकार का जो विषाक्तता का गुण आता है। तो ध्यान रखें कि ऐसे पूर्व में भंडारित आहारों का प्रयोग मछली पालन के लिए आहार के रूप में न करें, सदा नवीन आहार का ही प्रयोग करें। और साथ ही साथ मछली पालकों को ये भी सलाह दी जाती है कि विशेषकर जैसा कि जानते हैं, मछली जो है विषमतापी है और हम मनुष्य समतापी हैं। हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मछलियों का तापमान उनके जलीय वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। जैसा जल का तापमान होगा वैसा ही मछली होगा। जैसा कि बताया गया कि 45-46 डिग्री तक गर्मियों में वायुमंडल का तापमान हो जाता है, उसी तरह पानी का तापमान भी 40-42 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में मछलियों में तनाव पैदा हो जाती है और मछलियों का आहार ग्रहण कर नहीं पाती हैं और इसमें उन्हें कठिनाई आती है
और विशेषकर बाष्पीकरण की भी समस्या होती है। सूर्य की रोशनी अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, तापमान अधिक के होने के कारण जल की गहराई कम हो जाती है, तो इससे अतिरिक्त जल की आपूर्ति करके इसका समाधान किया जा सकता है। विशेषकर जो जल नलकूप हैं, भूमिगत जल पंप हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तालाब का तापमान 35 से 42 डिग्री के बीच होता है। तो 35 के ऊपर जैसे ही तापमान बढ़ जाता है तो मछलियां तनाव में आती हैं और उनके कई शारीरिक क्रियाओं पर कुप्रभाव पड़ता है। जी, तो प्रारंभिक तौर पर जो मछली पालक भाई हैं वो इन बातों में ध्यान में रखकर मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और क्योंकि मौसम में बहुत जल्दी से तब्दीली होने वाली है, तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो सभी बातें बहुत विशेष हैं ध्यान में रखने के लिए। इस विषय में और क्या कुछ खास है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। भारत दुनिया में जलीय कृषि के जरिए मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य व पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जन तो करता ही है, साथ ही इससे लगभग 28 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। मछली पालन के इसी महत्व को देखते हुए सरकार भी मछली पालन को खूब बढ़ावा दे रही है, लेकिन मछली पालन करते समय आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करके आप मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके तैयार करें। इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास, भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे वर्ष कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाए रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग कर दें। जैसे तालाब में पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सही समय पर सही तरीके से मछली पालन करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ठीक इसी तरह मछली पालन में क्या कुछ खास बातें हैं, ये भी हमने रिपोर्ट के जरिए समझी है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रियंका जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, आवास प्रबंधन को लेकर आपने तमाम कुछ बातें बताई, साथ ही अगर हम बात करें आवास प्रबंधन में, क्या ये संभव है कि हम पंखे की व्यवस्था कर सकते हैं या कुछ स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे वहाँ के तापमान को बरकरार रखा जाए, क्योंकि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कहीं मैदानी इलाकों में तो 50 डिग्री के पार तापमान पहुँच जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। जो इतनी मतलब जहाँ पे टेम्परेचर मतलब वातावरण का इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि हमें पंखे की तो ख़ास तौर पर ज़रूरत है ही, और उससे बेटर है कि अगर पशुपालक भाई अगर कूलर का इंतज़ाम कर सकते हैं तो कूलर और बेहतर होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसा हम देख रहे हैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम स्प्रिंकलर बोलते हैं, जिन्हें हम फुहारे बोलते हैं, वो लगे हों तो और भी अच्छा है। जो खिड़की दरवाजे तरफ है आप बोरी लगा सकते हैं, बोरी जिसे टाट भी कहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा है कि आप पानी छिड़क दे, दिन में 2-3 बार उन पे पानी छिड़कते रहेंगे। बोरी क्या है, वो एक इन्फ्लेशन का काम करती है, वो अंदर शेड में नमी बना के रखेगी और अंदर के टेम्परेचर को फिर बाहर नहीं जाने देगी। ऐसे ही जैसे आपके रिपोर्ट के माध्यम से भी आप लोगों ने बताया कि भूसा वगैरह, जैसे अगर छत है प्लास्टर की हो तो बेटर है, लेकिन अगर टिन और एस्बेस्टोस की है तो वहाँ पे भी पानी का छिड़काव बीच बीच में करते रहेंगे, तो शेड है वो ओवरऑल एक ठंडक पैदा करेगी और इसमें पशु जो जानवर हैं वो सही तरीके से रह पाएंगे। और इसी तरीके से जो ये आवास का तो यही है, और बाकी इसमें यही है कि अगर मान लो हरा चारा है वो जितना ज़्यादा जानवर को दिया जाए उतना ज़्यादा बेटर है, इससे उनका दूध उत्पादन की भी क्षमता सही रहेगी।
डॉक्टर प्रियंका जी, हम देखते हैं कि गांव देहात क्षेत्रों में कुछ पशुपालक भाई होते हैं, वो पेड़ के नीचे अपने पशुओं को बांध कर रखते हैं और भरी दोपहरी वो वहीं बंधे रहते हैं। हालांकि छांव रहती है, लेकिन मिट्टी का जो तापमान है, जो ज़मीन का तापमान है, वो भी बढ़ता है। क्या ये करना उचित है? और अगर कोई जो पशु का आवास है वहाँ से पशु को निकालता है सुबह या शाम में, तो कितने बजे निकालना चाहिए, इसको किस आधार पर तय किया जाए? सबसे पहले तो आपने कहा कि कुछ पशुपालक भाई होता है जहां आर्थिक समस्याओं की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाते कि पूरा उनकी एक प्रॉपर शेड उनको दे पाएँ। तो इसमें ये सही है एक उचित तरीके से कि अच्छे खासे पेड़ पौधे लगाएं नेचुरल तरीके से, क्योंकि सबसे बेस्ट तो यही है। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उस शेड में वो अगर जानवर रखा जाता है तो वो सही है। लेकिन ये भी होता है कि ज़मीन गर्म होने लग जाती है, टेम्परेचर, तो वहाँ पर बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहें और पशु के आसपास पानी की उपलब्धि रखें जिसमें स्वच्छ और ठंडा पानी रहे। ये नहीं कि टंकी का खड़ा पानी डाल दिया जिससे कि वो गर्म रहता है, तो वो उसको और भी नुकसान पहुंचाएगा। और इसमें यही है कि बाकी पानी की उपलब्धि के साथ साथ ये हो कि पशु को 2-3 बार दिन में नहला दिया जाए, जिससे उसको ठंडक भी मिलेगी और वो सही भी रहेगा। जी, तो कुछ खास बातें हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं मुकेश कुमार मीणा जी, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मुकेश कुमार मीणा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। फोन के बाद सर, पशुओं को गर्मियों में ज्यादा ज्यादा खाने में क्या दे सर? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर, यानी पशुओं को गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा खाने में क्या दे? जी, आपके पशुओं को गर्मियों में आहार की जानकारी आपको चाहिए। इस सवाल को हम शामिल करेंगे मुकेश कुमार जी, लेकिन यहाँ एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवाल के जवाब को हम लाएंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक दर्शक हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। हिमाचल से दर्शक हैं जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए राकेश जी। जी राकेश जी, आप सवाल पूछिए। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि गर्मियों में पशुओं को आहार कौन सा देना चाहिए गर्मियों के मौसम में? जी राकेश जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, हमारे 2 दर्शक थे, एक राजस्थान से मीणा जी थे और हिमाचल से राकेश हैं। दोनों जगह का तापमान अलग अलग होता है गर्मियों में। अब इन दोनों पशुपालकों को किस प्रकार से गर्मियों में आहार प्रबंधन करना चाहिए ताकि इनके पशु स्वस्थ रहें? मैं दोनों पशुपालक भाइयों को धन्यवाद कहूँगी। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा यहाँ पर है उससे थोड़ा कम ही हिमाचल साइड है, लेकिन अभी वहाँ पे भी जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी तापमान बढ़ा हुआ ही रहेगा। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ना ही है। तो इन दोनों केस में ही जो एक हम फीडिंग के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पशुओं को इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा दें, क्योंकि हरा चारा जैसे कि पहले भी बताया कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ओवरऑल जो जानवर होगा आपको को ठंडक देगा। और एक उसमें ये है कि उसकी पाचन क्रिया शक्ति आपके जानवर की ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगी। पाचन क्रिया शक्ति सही रहेगी, उतना ज़्यादा वो खाना हजम कर पाएगा और उसी से उसका दूध उत्पादन का रिश्ता बन जाएगा कि जितना खाना वो हजम करेगा उतने ही दूध उत्पादन में अच्छा बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़, अगर मान लो सूखा चारा है, मान लो कई बार पशुपालक भाई हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पाए तो सूखा चारा है, तो सूखा चारा में आप ये कर सकते हैं कि जो तूड़ी होती है उसमें आप उसको
दोपहर में खाना खाने उनको खिलाने या उनको डालने से पहले 4-5 घंटे पहले आप उनमें पानी का छिड़काव कर दें। पानी का छिड़काव करने के बाद उनको एक गठड़ी में बांध दें, जिससे कि क्या होगा, वो सूखा चारा है वो थोड़ा नरम हो जाएगा और उसकी वजह से भी वो जो पशु है वो गर्मी होते हुए भी उसको खुशी के साथ खा सकता है। और इसमें ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि फिर भी जो मेन तो आपका हरा चारा रहेगा, लेकिन कई बार नहीं होने पे कई बार फलीदार फसलें भी होती है, जैसे लूबिया वगैरह आप उन्हें खिला सकते हो और ज्वार वगैरह भी खिला सकते हो, जो 1-2 बरसातों बाद ही आपको काटनी चाहिए, नहीं तो अदर पॉइजनिंग वगैरह के उसमें खतरे रहते हैं। बाकी इसमें मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगी कि एक अजोला फार्मिंग नाम की भी चीज़ होती है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्स भी है और उसमें फाइबर सोर्स भी है, जो रेसा हम बोलते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा सही फ़र्क पड़ेगा आपके जानवर पे। और उसमें 40 to 60% मॉइस्चर और वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, तो उसको बार बार ऐसा नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा और खिलाना है, क्योंकि वो आपके पूरे आहार, जो संतुलित आहार कहा जाता है, उसकी कमी को पूरा करेगा। बाकी आप खनिज मिश्रण तो इस टाइम पे ज़रूर दें, 50 से 60 ग्राम डेली लेवल पे, जिससे उसका संतुलित आहार का एक मेंटेन हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन लेवल इस तरीके से सही रहेगा। जी, तो आहार प्रबंधन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर शरद कुमार जी का। डॉक्टर शरद कुमार जी, मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और वैश्विक स्तर पर मछली पालन के क्षेत्र ने, भारत ने अपना डंका भी बजा दिया है। ऐसी क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो किसान भाई या जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो जो नए हैं, वो क्यों जुड़े मछली पालन से, इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और शुरुआती तौर पर अगर कोई शुरू करना चाहता है तो कितना खर्चा आएगा, कौन सी मछली का इस्तेमाल करें, कितने वर्ग मीटर में तालाब बनाना चाहिए, ये सारी बातें थोड़ी सी बताइए। जैसा कि आपने कहा, वैश्विक स्तर पर मछली पालन का डंका बजा हुआ, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि भारत का जो मत्स्य उत्पादन है 18.4 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है, जिसमें अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन जो है 75% है और सामुद्रिक मछली मत्स्य उत्पादन जो है 25% के आसपास है। और हमारी वृद्धि दर जो है लगभग 9% के आसपास पिछले दशक पे रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बढ़िया व्यवसाय है और इसमें रोजगार के भी अवसर करीब 28 मिलियन लोगों के लिए सीधे तौर पर रोजगार मुहैया हो रहा है। तो ये हमारे लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। जैसा कि आपने बात किया कि इसे क्यों करें, तो इसके करने के लिए यही कहना चाहेंगे कि मछली पालन किसी भी व्यवसाय से जब बेनिफिट कास्ट रेशियो उसका आकलन किया जाता है, लाभ लागत अनुपात किया जाता है, तो काफ़ी लाभकारी होता है। और विशेषकर जैसे कि गर्मी में बात की गई है, तो गर्मी में मछली पालन अगर मार्च अप्रैल में शुरू कर दिया जाता है, पहले से भंडारित बच्चे किसी के पास अंगुलिकाएँ हो या तरुण मछलियाँ हो और उनका पालन करते हैं 8-10 महीने, और कृत्रिम भोजन का उपयोग करें और कार्बनिक खादों का भी प्रयोग करें, तो उससे काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक बात रही कि आहारों का जो है, अगर कृत्रिम आहार है तो उसमें 1.5 किलो आहार से 1 किलो मछली बड़े आसानी से पैदा कर सकते हैं। और जो अपने घरों पर किसान के पास उपलब्ध हैं, जैसे सरसों की खली, धान चावल का कना, गेहूं का चोकर, अरहर का छिलका, दलहन की जो भी वर्ज्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग करके 2 से 3 किलोग्राम से 1 किलो मछली पैदा किया जा सकता है। और इसमें 1 रुपये लगाकर कम से कम 2 से 2.5 रुपये, 3 रुपये, यहाँ तक कुछ कृषकों ने 5-6 रुपये तक प्राप्त किया है। तो इससे समझ सकते हैं ये कितना लाभकारी है। और जब शुरुआत करनी है तो सबसे पहले कार्प मछलियों का पालन करना चाहिए। और ये मार्च अप्रैल का जो महीना अभी शुरू हुआ है, ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास जल आपूर्ति के साधन है कि नहीं है, और मृदा का परीक्षण करना होगा, देखना होगा कि मृदा कैसी है, जिसपे पानी रुक सकती है कि नहीं रुक सकती है। तो उसके लिए एक गुड़े 2 मीटर का एक गहरा गड्ढा, चाहे मानव श्रम से बना लें या जेसीबी या आंतरिक यंत्रों से बना लें, और उसको परत दर परत अध्ययन कर लें कि इसमें बालू कितनी परत में है, मिट्टी कितनी है चिकनी, और नीचे चिकनी मिट्टी अगर है तो उसमें जल रिसाव की समस्या नहीं होगी और पानी धारण की क्षमता अधिक होगी। तो उस तरह के तालाब का स्वयं किसान भाई परीक्षण करके और सर्वेक्षण करके मत्स्य पालन की शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें सरकारी अनुदान से उस पर तालाब बनाकर कर सकते हैं शुरुआत। डॉक्टर शरद कुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल एक दर्शक है हमारे पास, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, 12 उत्तर गाँव बखोरी पड़ता है। मैं जी। जानना यह चाहता हूँ, मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो ऐसी दशा में जो गर्मी का सीजन आता है, हमें अपने तालाब में कितने लीटर पानी रखना चाहिए, और ये जो रेहू नैनी कतला कितने अनुपात में हमें डालना चाहिए, इनकी कितनी पैदावार होती, इसके बाद हमें बेच देना चाहिए जिससे हम फायदे में रहे, घाटे में न जाने पाए। आपका सवाल महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं डॉक्टर शरद कुमार जी। डॉक्टर शरद कुमार जी, कितने लीटर पानी तालाब में मेंटेन करना चाहिए, आहार प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी मूलभूत बातें ये फिर से जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। मिश्रा जी ने पानी के बारे में बात की तो मैं भी कहना चाहूँगा, अभी एक बॉलीवुड का गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यासे को पानी। तो ऐसे में मछलियों के लिए भी इसका बहुत ही महत्व है, जल का महत्व है। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि उसमें जो है जल की गहराई गर्मियों में विशेषकर सर्वथा 1.5 मीटर से ऊपर रखना चाहिए। 1 मीटर से नीचे हो जाने पर मछलियों में तनाव होगा और उनके मरने की संभावना होती है। इसलिए जल आपूर्ति नलकूपों के द्वारा करके उसकी भराई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वाष्पीकरण होता है और इसमें जल का वाष्पीकरण होने से कमी होती है, तो निरंतर इसमें पानी भरते रहना चाहिए जिससे मछलियां तनाव में नहीं आएंगी। और इसके लिए मछलियों के आहार के बारे में भी कुछ बात किया, तो इन्हें कृत्रिम आहार या जो अपने स्थानीय स्तर पर किसान भाइयों के पास जो आहार है उसका प्रयोग करके ये मत्स्य पालन शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए इन्हें जैसे आहार के रूप में जितनी भी मछलियां उस तालाब में छोड़ते हैं, जैसे अगर 2000 वर्ग मीटर का तालाब शुरुआत करते हैं तो अच्छा होता है, और उसकी गहराई 2 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। आयताकार तालाब हो तो अच्छा है। आयताकार इसलिए कहा जाता है कि जब हवाएं बहती हैं तो तालाब के जल में तरंगे बनती हैं, उससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और मछलियां तनाव रहित हो जाती हैं। तो इसलिए, और छोटी जाल की उपयोगिता होती है कम चौड़े तालाब में, तो ये उपयोगी होता है। जी डॉक्टर शरद कुमार जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। एक दर्शक हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम कुमार हैं जम्मू कश्मीर से। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भद्रुआ, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये गांव जब ये पशु को लग जाते हैं, कीचड़ लग जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर प्रियंका यादव जी, दर्शक का सवाल है कि इनके पशुओं में जो कीचड़ लग जाती है उसका क्या समाधान है? पुरुषोत्तम जी, आपको अगर आपके पशुओं में बार बार ये चीचड़े लग रहे हैं तो इनका सबसे पहला 2 मुख्य चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें यही है कि जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक है, जो पशुशाला है, उसमें जाके इसके जो इंजेक्शन्स आते हैं और जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसमें कुछ % पानी मिला के उसको एनिमल के ऊपर स्प्रे करना चाहिए और उसका पोचा सा एनिमल पे लगाना चाहिए। लेकिन जिस टाइम ये आप सब कर रहे हैं उस टाइम जो आपके छोटे जानवर हैं उनको उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉइजनस मटेरियल होता है। तो इसको अगर आपका दूसरा पशु चाट लेता है तो उससे उनको उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। तो जब भी ऐसा करें तो जो स्वस्थ आपके पशु हैं उनको उनसे दूर बांधें। दूसरा, दवाइयों के अलावा जो आप खुद से एक मैनेजमेंट कर सकते हैं वो ये है कि जो आपका आवास है, जिसमें अगर आपके पशु के ये चीचड़े हो रहे हैं तो ये ऐसा होगा कि दवाई लगने के बाद में ये चीचड़े बार बार इंजेक्शन लगने के बाद चीचड़े बार बार ज़मीन पर गिरते रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से एक्टिव होके वापस एनिमल को हो जाएंगे, क्योंकि ये उस दवाई से सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस होते हैं, ये मरते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको स्थान परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, पशु को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह बांध देना चाहिए और उस टाइम आपको उस खोर की या फिर उस जगह की अच्छी सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, या उस पर 2-3 लेयर और मिट्टी की रखवा लेनी चाहिए। और बाकी जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका जो शेड है उसमें जो पानी की जगह है, जो खेल हम बोलते हैं, या और जो आपका शेड है जहाँ पे भी लगे कि कहीं पे भी लीक है या दरार है, वहाँ पे चूने की पुताई कराएं, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी दरार बची होगी तो यहाँ ये टिक्स जाके बैठ जाएंगे और ये फिर अंडे देंगे और फिर से ये साइकिल शुरुआत होगी। तो ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो आप इससे निजात पा सकते हैं। जी, तो पुरुषोत्तम जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान मिल गया, इस प्रकार से अपनी समस्या का निजात पा सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, साथ ही अगर हम देखें आहार को लेकर आपने बताया कि हरे चारे का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्या ये आहार
हर पुरुष की जो पशु है उसकी अवस्था में ले सकते हैं? जैसे कोई पशु गाभिन है, क्या उसमें भी यही हरा चारा हो, या फिर उसमें विशेष रूप से कोई ऐड ऑन करना है या कुछ और व्यवस्था करनी है उसके लिए? जो हरा चारा है वो हर जो भी पशु है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गाभिन होने के बाद जब वो बच्चा दे देता है, हर अवस्था में हरा चारा कोई भी दिक्कत नहीं देता, लेकिन हर चीज़ एक रेशियो में दी जाएगी। तो जैसे आप जो भी आप 100 kg मान लो फीड आपको पशु को देना है, तो उसमें 30 kg आप खल भी देंगे जो आपका प्रोटीन सोर्स का काम करेगा, और 30 kg कोई जो दाना होता है वो देंगे। दाना ऐसे नहीं कि जैसे आया जाता है मार्केट से उसको भिगो के उसको दल के वैसे दिया जाएगा। 20 kg उसमें आप लोग कोई पुरानी दाल मिला सकते हैं, और 10 kg जैसे सॉल्ट हो गया, बाकी कुछ गुड़ हो गया, ये पूरा मिश्रण रहेगा और कुछ खनिज पदार्थ भी रहेंगे। इस तरीके से पूरे फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन हर अवस्था के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, जैसे कि किसको कितने मात्रा में ज़रूरत है। जैसे कि हरा चारा भी इसी बात पे डिपेंड करेगा। अगर आप हरा चारे की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वो अफारा की तरफ ले जाएगा, फिर अफारा एक अलग प्रॉब्लम, गंभीर बीमारी हो जाएगी जिसे आपको मैनेज करना है, क्योंकि उसमें एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हरा चारा भी आप एक लेवल तक ही देंगे तो ही सही है। तो एक पूरा जो एक हम जैसे एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो सभी चीज़ों का मिश्रण होना ज़रूरी है। और मान लो आपका पशु गाभिन है, तो गाभिन में तो कोई भी डाइट होती है वो स्लोली आपको इंक्रीज करनी है। एकदम से ज़्यादा देते हैं तो वो भी गाभिन पशु के लिए मतलब गलत साबित होती है, उसकी ग्रोथ पे भी असर डालता है, क्योंकि उसकी डाइजेशन सही नहीं रहेगी से। जी, तो आहार प्रबंधन इस प्रकार से करना है गर्मियों के मौसम में, रेशियो बना के चलना है कि किस प्रकार से आपको प्रोटीन की व्यवस्था करनी है, कितना हरा चारा मिलाना है। ये बात अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो गर्मियों में आपका पशु स्वस्थ रहेगा, अच्छा चारा भी खाएगा और अच्छा उत्पादन भी आपको देगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्तों के एक और छोटे से ब्रेक का आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर शरद कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शरद कुमार जी, हम बात कर रहे थे मछली पालन में सरकार के अनुदान वालों को, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। जी अनुराग जी, अपना सवाल पूछिए। अनुराग जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सवाल पूछिए। सवाल सर ये है कि हमारी गैया जो है वो मुंह से हमेशा लार गिराती खाने के बाद, जैसे लगता है उसको शीत लगी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जी डॉक्टर प्रियंका जी। अनुराग जी, अगर आपकी जो गैया है बार बार अगर लार गिरा रही है तो उसका कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी गर्मियों का भी लेके चले तो हो सकता है कि उस वजह से भी वो लार गिरा रही हो, या वो सांस उसको सही से नहीं आ रही हो। और लार गिराने की और अगर वो जुगाली सही से कर रही है कि नहीं, तो इसमें कई चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा कि जुगाली सही से हो रही है कि नहीं। अगर जुगाली नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसके पाचन क्रिया शक्ति में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं यही कहूँगी, एक बार पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाएं, और एक बार सारी चीज़ें पता होने पर ही बताया जा सकता है कि वो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि कुछ मुंह खुर के बीमारी में भी बहुत ज़्यादा सलाइवा गिरता है, लेकिन यहाँ वो चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि टीकाकरण एक नियमित तौर पे हो रहा है। तो एक बार आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक को दिखाएं, वहाँ पे फ्री में आपको पेट के कीड़ों की दवाई भी मिल जाएगी। जी डॉक्टर शरद कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शरद कुमार जी, बात हम सरकारी अनुदान की कर रहे थे। सरकार द्वारा चलाई जा रही है ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका कोई मछली पालक भाई अगर शुरुआती तौर से जुड़ना चाह रहा है तो लाभ ले सकता है, और जो मछली पालक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकार द्वारा क्या जो योजनाएं चल रही हैं उसमें वो क्या कुछ लाभ ले सकते हैं? मत्स्य पालकों के लिए भारत सरकार
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अनुदान की व्यवस्था की गई है। और इसमें मुख्य रूप से ये रखा गया है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए 60% का अनुदान होगा और अन्य वर्ग के लिए 40% का होगा। साथ ही साथ अगर किसी वर्ग की महिला है तो उसे 60% का अनुदान मिलेगा। इसे विभिन्न कार्यों के लिए किया गया है, जैसे हैचरी स्थापना के लिए 25 लाख का मानक रखा गया, झींगा हैचरी मीठा जल का जो है 50 लाख का रखा गया है, और कार्प मछलियों के लिए तालाब निर्माण के लिए 7 लाख रखा गया, और उनके खाने पीने के लिए, दाने के लिए, दवाइयों के लिए 4 लाख प्रति हेक्टेयर का रखा गया, क्षारी और नमकीन भूमि के लिए 8 लाख रखा गया है, और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों के लिए जैसे बायोफ्लाक, आरएस इत्यादि जो है उसके लिए बड़े आकार के, मध्यम आकार के और लघु आकार के टैंक बनाने के लिए भी 50 से 7.5 लाख तक की व्यवस्था की गई है, और उसका उसी अनुपात में अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कार्यों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, छोटे से लेकर यहाँ तक पुनः चक्रीय जल कृषि आरएस जो अपने एक छोटे से टैंक बनाकर 50,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, इसमें अनुदान की व्यवस्था की गई है। और यही कारण है कि बहुत सारा पिछले दशक में जो है भारत का मत्स्य उत्पादन काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ा है, और किसान भाइयों को इसमें विशेष रुचि लेनी चाहिए और बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। जी, डॉक्टर शरद कुमार जी, व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का लाभ लेने के लिए कहाँ संपर्क करें? क्या नज़दीकी कोई संपर्क केंद्र है या फिर केवीके से संपर्क करें? कहाँ जाके संपर्क करें जिससे ये योजनाओं का लाभ हमारे मछली पालकों भाइयों को मिल सके? मछली पालकों के लिए अनुदान की जो लाभ लेने की बात है वो जिला स्तर पर सहायक निदेशक मदद से रहता है, या और भी कोई जो पद होगा कि राज्य विशेष के अनुसार उनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे राज्य सरकारें अब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करती हैं, और उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी परियोजना रिपोर्ट बनती है, और डीपीआर बनने के बाद ही उसकी आकांक्षाओं को पूरा होने के बाद योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो इसमें किसान भाइयों को विशेषकर आगे होगा और उन सुविधाओं का लाभ नियमानुसार करना होगा। साथ ही साथ भारत सरकार अभी हाल में ही मत्स्य पालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है, जिसमें 5 लाख तक का अनुदान जो है मिलने की मिल रही है किसानों को, जो न्यूनतम ब्याज दर पर 4% के आसपास पर मिल रही है। तो खेती में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, मछली पालन में भी है, तो इसमें जो भी भाई छोटे किसान हैं वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से तमाम सरकार जो व्यवस्थाएं चला रही है, जो योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं चलाने का लाभ तभी है जब किसान भाई बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और उन योजनाओं से लाभ लेकर खेती किसानी में परिवर्तन कर अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। फिलहाल राम जी हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। राम जी, सवाल पूछिए अपना। सर, जो है कागज अप्लाई किए थे मछली तालाब बनाने के लिए, और तालाब हम बनवा चुके हैं, लगभग 3 हिस्सा काम हो चुका है, और जो है अभी तक उसका कुछ जांच मतलब वो नहीं आए हैं अधिकारी कि उसको जांच कर लें, और हम मछली पालना चाहते हैं, तालाब हमारा बनके कंप्लीट होगा, उसी के सुझाव चाहते हैं। जी, डॉक्टर शरद कुमार जी, दर्शक है हमारे, राम जी गोंडा उत्तर प्रदेश से, इनका तालाब बनके तैयार हो गया लेकिन निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है और एक काम की शुरुआत करना चाहते हैं। इनके लिए आगे के रास्ते कैसे आसान होंगे? क्या समाधान इनकी समस्या का है? इनकी समस्या का समाधान है कि ये जिला स्तरीय जो सहायक निदेशक मत्स्य होते हैं उनसे तुरंत अविलंब संपर्क करें, क्या व्यवधान आ रहा है, क्यों लोग सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं, वहीं से इन्हें जानकारी मिल सकती है और इसका अनुदान तभी इन्हें मिल सकता है। अगर इनके वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो अगले पायदान पर जाकर राज्य स्तरीय जो विभाग है उनके निदेशक है, आजकल उत्तर प्रदेश में महानिदेशक मत्स्य बन गए हैं, वहाँ संपर्क करें तो इनकी समस्या का निदान हो सकता है। साथ ही साथ शुरुआत करने के लिए जैसे तालाब इन्होंने बना लिया तो अभी अगर ये शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जल की पूर्ति करें, जल की भराई 2 मीटर के आसपास करें और विभिन्न प्रकार की मछलियों, अगर कार्प मछली पालन ये करना चाहते हैं तो उसमें रोहू, कतला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, मृगल यानी नैन मछली का उसमें संग्रहण करें। अगर कहीं से इनको 10 से 20 ग्राम की वजन की मछलियां मिल जाते हैं तो इसे 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से संचित कर लें और उसके बाद जो इसका अनुपात बनता है प्रतिदिन, अगर कृत्रिम आहार देना चाहते हैं, बाजारू आहार देना चाहते हैं तो 1 से 1.5% कुल शारीरिक भार का प्रतिदिन देना चाहिए, अन्यथा 3 से 5% आहार ये जो घर पर इनके उपलब्ध है इसे देकर शुरुआत कर सकते हैं।
जी, तो राम जी, इस तरीके से आप अपने मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ आगे की कार्रवाई आपको करनी है, ये भी डॉक्टर शरद कुमार जी ने आपके लिए आसान तरीके से बता दिया है। डॉक्टर प्रियंका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, हम देखते हैं आमतौर पर मौसम में गर्मी के चलते पशु चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई पशु ऐसे होते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना आहार कम कर देते हैं। ऐसी दिशा में क्या करना चाहिए पशुपालकों को? पशु कई बार गर्मी में ऐसा व्यवहार कर देते हैं, तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि उनका चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए उनके पसंद का, जैसे अगर पास में कोई झोड़ वगैरह है तो उनको दिन में वहाँ लेके जाके उनको नहलाया जा सकता है। और जो पानी की उपलब्धि है, अगर वो पास में रहेगी तो उनका जब मन चाहेगा वो पानी पी सकते हैं। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कई बार होता है पानी की कमी की वजह से पशु चिड़चिड़ा कर रहा है, कि हो सकता है कि उसने पी लिया हो लेकिन फिर से वो बार बार पेशाब कर रहा है तो वो परेशान हो जाता है। तो इस केस में ये कर सकते हैं कि पानी में नमक या फिर आटा या गुड़ मिला के उसको पिला दे, जिससे ऐसा होता है कि पानी उसके शरीर में ज़्यादा देर तक रिटेन करके रहेगा। और ये एक दो चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी कुछ आहार में भी कुछ उनको उनके मन पसंदीदा, जैसे कुछ गुड़ वगैरह में ही मिला के उनको दे दिया। और बाकी ये है कि अगर थोड़ा बहुत खनिज मिश्रण वगैरह रोज़ एक डेली मात्रा में उनको दिया जाएगा तो इससे पशु चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। चिड़चिड़ा होने का एक और कारण ये भी हो सकता है कि कई बार पेट में कीड़े भी होते हैं, जो उनकी पेट की जो लाइनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है, उसको वो मतलब ख़राब करने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी पाचन क्रिया शक्ति बिगड़ जाती है और वो बाहर अपने आप को इसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमें पता नहीं चलता कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन 80 से 90% योगदान कई बार यही पेट के कीड़ों का ही होता है। तो अगर उनको वो टैबलेट एक पीरियोडिक टाइम टू टाइम दी जाए तो इससे पशु भी वो वैसा व्यवहार नहीं करेगा। जी, साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर गर्मियों के मौसम की बात करें तो पानी की कमी की वजह से, जैसे डिहाइड्रेशन आम जनमानस में होता है, डिहाइड्रेशन के क्या संकेत होते हैं कि पशु के अंदर पानी की कमी है, और कौन सी बीमारियां लगने की संभावना ज़्यादा रहती हैं इस मौसम में अगर उसकी देखभाल सही ना की जाए? उसके संकेत कैसे मिलने शुरू हो जाते हैं ताकि किसान भाई सही समय पर अलर्ट हो जाए? जो जैसे कि आपने बोला कि पानी की कमी का कैसे पता चलेगा, पानी की कमी रहेगी तो सबसे पहले तो उसकी जो स्किन है, अगर हम उसमें खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम उसे खींच के देखेंगे और वो वापस अपने शरीर पे जल्दी से नहीं जाती, इसका मतलब उसे वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुकी है। पहली चीज़ तो यही होती है जो हम खुद के लेवल पे चेक कर सकते हैं। दूसरा कि पानी की कमी की वजह से पशु बार बार लंबी लंबी सांसें लेगा और उनके मुंह से भी लार निकलने लग जाएगी, आंखों से भी पानी निकलेगा, आंखें लाल हो जाएंगी और पशु तो कमज़ोर महसूस करेगा, क्योंकि जब तक शरीर में पानी नहीं रहेगा ऐसे ही तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी हजम नहीं हो पाएंगे जब तक शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो पशु कमज़ोर फील करेगा। तो जब ये कमज़ोरी दिखेगी या फिर एक लंगड़ापन दिखेगा पशु में और बार बार वो मुंह से ही पानी गिराए जा रहा है, जैसे वो उसे लार बोलते हैं, तो इससे पशुपालक भाइयों को पता चल जाएगा कि हाँ कि इस पशु में कुछ दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में यही है कि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि वो इस केस में यही होगा कि अब जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस एक ही तरीके से होता है, फ्लूइड थेरेपी, जहाँ पे उनको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए उनके कई तरीके के, जैसे कि ग्लूकोज या फिर और भी तरीके की, जिससे कि उनका पानी का लेवल मेंटेन हो सके, जिससे कि वो नॉर्मल ऐसा लगे कि हाँ अभी उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जैसे उनको DNS के या फिर डेक्सट्रोज वगैरह के इंजेक्शन, जिससे कि उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और वो हेल्दी और स्वस्थ हो जाएं। इस तरीके से कुछ ऐसे BB मैक्स पाउडर भी आते हैं और ये कूल मैक्स पाउडर भी आते हैं जो इनको दिए जाने चाहिए। जैसे कि हम इंसानों में ORS पाउडर होता है, ऐसे ही पशुओं का भी एक ORS होता है जो इनको नियमित तौर पर दें तो इनको ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होंगे, और प्लस मिनरल जो खनिज मिश्रण है वो तो साथ में दिया ही जाना चाहिए। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान में रखकर आप अपने पशुओं की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही प्रियंका जी, अगर हम बात करें लू के लक्षण किस प्रकार से होते हैं, लू लगने की संभावनाएं कितनी होती हैं इस गर्मियों में पशुओं को? लू लगने का यही है कि आपका जो पशु है अगर उसे एक बार लू लग गई है तो वो एनिमल कंटिन्यू एक हीट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो लू जैसे ही आपको कैसे पता चले कि वो लू में है, तो सबसे पहले तो जानवर बार बार सांस लेना और बार बार मुंह खोल के वो हाफना शुरू कर देगा, फिर वो बार बार उसका पेशाब करना, उसका विचलित होना और बार बार उसका जो दूध उत्पादन है उसमें 10% की कमी आ जाना और उसका जो खान पीना है उसमें भी 40% उसको कम कर देना और उसका
उसका बार बार बैठ जाना और उसको एक ओवरऑल मतलब एक कमज़ोरी आ जाएगी। तो इससे पता, और उसका आप फीवर भी चेक करेंगे, जब उसका तापमान चेक करेंगे तो उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी अधिक मिलेगा। जैसे नॉर्मल 101 है तो उसका 103 या 104 मिलेगा। तो उससे निजात पाने के लिए यही है कि आप 20-30 मिनट के लिए लगातार उसके गर्दन के पीछे या पूरे शरीर पे पानी डालते रहें। उसके 20-30 मिनट लगातार पानी डालेंगे तो और गर्दन के पीछे का बस यही फ़ायदा है कि इधर थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिससे टेम्परेचर डाउन जाएगा। टेम्परेचर डाउन जाएगा, पशु ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेगा और उसकी बर्फ़ की सिकाइयाँ भी कर सकते हैं और उसको खिलाने के लिए फिर हरा चारा डाल दें। और इसमें ये है कि पानी उसको जल्दी से जल्दी पिलाएं। हो सकता है कि उस टाइम पे वो इतना सीरियस है वो नहीं पिए तो उसकी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करा दें, पैरों की मसाज वगैरह स्टार्ट कराएं और उसे एक अच्छी मतलब जगह पे लेके जाएं जहाँ पे अच्छा हवादार हो, अच्छी छाया हो और अच्छा पानी हो। तो इन सब चीज़ों का साथ में हो तो वो लू से भी बच सकता है, क्योंकि बाद में अगर इस लेवल पे मैनेज नहीं किया जाता तो यही हीट स्ट्रेस लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है हीट स्ट्रोक में, जहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी, तो हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक या फिर आपके पशु में लू के लक्षण ना लगें, इसलिए सभी बातों का विशेष रूप से पशुपालक भाई ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ऐसे में पशु की देखभाल उचित तरीके से करेंगे तभी आपके उत्पादन में आपको बरकरार जो आप उत्पादन ले पा रहे हैं उत्पादन लेते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खास जानकारी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शरद कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर शरद कुमार जी, हम देखते हैं कि मछली पालक भाई पानी को भी बदलते रहते हैं गर्मियों के मौसम में, और ये बदलना उचित भी है। कितने दिन के अंतराल में ये पानी बदलना चाहिए तालाब का, और उस पानी का सही उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या उस पानी को डायरेक्ट किसी भी भूमि में डालना उचित है या फिर इसका और कोई अच्छा उपयोग हो सकता है? गर्मियों में मछली का जो पानी है, विशेषकर इसमें एक समस्या आती है गर्मियों में, विशेषकर ऑक्सीजन की कमी की समस्या होती है। सुबह प्रातः काल में सूर्योदय के पहले ये मछलियां जो होती हैं अपना मुंह जो ऊपर करती हैं, झुंड में करती हैं, तो इसे समझ लेना चाहिए किसान भाइयों की ऑक्सीजन की समस्या है। और इसका अगर सही निरीक्षण करना है और इसका परीक्षण करना है तो आजकल बाजार में ऑक्सीजन किट आ गए हैं, जिसका वो हमारे पास एक नमूना है जिसको दिखा रहे हैं। इनका उपयोग करके इससे परीक्षण स्वतः किसान भाई 500-600 रुपए का आता है, इसका कर सकते हैं। और भी बहुत सारे परीक्षण के किट आ गए हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात किया कि उस पानी का प्रयोग कैसे किया जाए, तो उस पानी का उपयोग जो विनिमय दर होती है, आमतौर पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पानी का 5 से 10% के आसपास ही विनिमय किया जाना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, उसके बदले नए पानी डालने चाहिए। और जो पानी निकासी की जाए उसको खेती में इस्तेमाल करें किसान भाई, क्योंकि पानी में घुलनशील नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, तो घुलनशील उर्वरक का काम करता है और खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इससे चाहे सब्जी की खेती में उपयोग कर सकते हैं या किसी भी अन्य प्रकार की सस्य क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान भाई को और आमदनी बढ़ने की संभावना होती है। जी, दर्शक हैं उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी हैं हरियाणा से। कुलदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
करनाल से बोल रहा हूँ जी। जी कुलदीप जी। जी, जैसे पशु अभिज्ञापन है, उनको भी उसकी कीड़ा की दवाई दे सकते हैं जी? जी अपना सवाल दोहराइए। जैसे अपनी गाय है, वो 4-5 महीने से ज्ञापन है और मुंह से पानी डालती है वो, जी तो आप कहते हैं कीड़े होंगे पेट में, तो उसको कीड़ों की दवाई दे सकते हैं? जी डॉक्टर प्रियंका जी, इनकी जो पशु है वो गाभिन है और 4-5 महीने से जो समस्या इन्होंने बताई, इसका क्या समाधान कर सकते हैं? कुलदीप जी, 4 से 5 महीने अगर आपका पशु गाभिन है तो उसे पेट के कीड़ों की दवाई दी जा सकती है। उसको 6 महीने तक हम पेट के कीड़े की दवा दी जा सकती है, लेकिन उसमें ध्यान रखने की ये बात है कि आप वो कौन सी दे रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद से ना दे मार्केट से लाके, ये पशु चिकित्सक से ही ले, क्योंकि एक जो दवाई होती है एल्बेंडाजोल, वो आपको पशु जब गाभिन होता है तब बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक इसमें दूसरी है पेट के कीड़े की दवा को मारने के लिए फेनबेंडाजोल, जो कि सेफ होती है जब आपका पशु गाभिन होता है तब भी। तो वही वाली दवाई दी जाए उसी कंपोजिशन की तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा कहना है कि आप एक बार पशु चिकित्सक से ही दवाई दिखा के फिर दें पशु को। जी डॉक्टर प्रियंका जी, इसके साथ ही क्या इसकी संभावना रहती है इस मौसम में कि सब कुछ सही तरीके से देखभाल करने के बावजूद भी आपने आवास प्रबंधन भी बढ़िया कर लिया, आहार प्रबंधन भी बढ़िया कर लिया, रोगों से बचा भी लिया अपने पशुधन को, इसके बावजूद भी क्या उससे उत्पादन में कमी देखने को मिलती है? क्या मौसम का असर है, ये संभावना रहती है? अगर हम इन मेन जो हम कहते हैं कि एक घर के लिए 4 पिलर्स चाहिए होते हैं, अगर हम उन सारे पिलर, जैसे कि हम जो पशुपालक भाई जैसे अपने जानवर को मतलब पालते हैं, उसमें जैसे अगर आपने आहार, आवास, पीने का पानी और भी बहुत सारी चीज़ों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया है, तो हो सकता है कि आपका पशु इस चीज़ से बीमार ना हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप सब कुछ अपने लेवल पे मैनेज करें, जैसे मैंने झोड़ का ही बोला, तो कई बार कंटेमिनेशन जो होना होता है, जैसे हो सकता है कि वो वाटर वहाँ का पानी काफ़ी देर से खड़ा हुआ ही, झोड़ का पानी ना बदला गया हो, तो दूसरा पशु जो ऑलरेडी एक हीट स्ट्रेस में था और फिर जब उसकी इम्यूनिटी कम हुई तो वो दूसरी गंभीर बीमारियों से वो बीमार हो गया। तो हो सकता है कि आपने सब कुछ ठीक रखा हो, लेकिन वो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ आपके एनिमल्स मिलते हैं, तो हो सकता है वो वहाँ से कोई बीमारी को अपने साथ ले आया हो। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए आपको यही करना है कि टाइम टू टाइम, जैसे जैसे ये गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी तो टाइम टू टाइम अपने पशु का निरीक्षण करते रहें, उनके आसपास रह के उनके जो भी उनके सिम्टम्स हैं उनको देखते रहें कि कहीं वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग बिहेव तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी बरतते हैं, बट कुछ ना कुछ तो गुंजाइश रह जाती है जहाँ पे आपका पशु किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे फिर वो जो आहार की बात करें तो कहाँ से हम आहार लेके आते हैं, कई बार हम ज्वार भी खिलाने की कोशिश करते हैं पशुओं को गर्मी में, लेकिन अगर वो ड्रॉट अफेक्टेड ज्वार है, आपने अपनी तरफ से सही खिलाया, लेकिन यही हो जाता है कि अगर वो ड्रॉट अफेक्टेड ज्वार खिलाया जो 1-2 बरसातें भी नहीं पड़ी और आपने उससे पहले ही उसको काट के खिला दिया, तो इससे पशुओं में साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। आपको लगता है आपने सही चीज़ खिलाई लेकिन फिर भी, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है और आपका निरीक्षण करते रहेंगे तो इससे पशु चिकित्सक को भी मदद मिलेगी और आपको भी मदद मिलेगी और उत्पादन भी आपका सही रहेगा। जी, तो निरीक्षण समय समय पर करते रहें कि जो आपने क्रियाएं की हैं, जिनकी देखभाल में जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सही तरीके से रहें और किसी भी तरह की कोताही आप ना बरतें। फिलहाल डॉक्टर शरद कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शरद कुमार जी, अगर हम बात करें मछली पालकों के बाजार में मछली पहुंचाने तक की जो प्रोसेस होता है, गर्मियों के मौसम में कितना संवेदनशील ये मसला हो जाता है और किस समय उचित रहता है मछलियों को तालाब से निकालकर बाजार तक पहुंचाने में, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने की अवस्था में भी आ जाती हैं? जैसा कि आपने कहा, बाजारीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसमें मत्स्य पालकों को चाहिए कि सुबह प्रातःकालीन अवस्था में मछली की निकासी करना चाहिए और सजीव मछलियों का विक्रय आजकल बढ़ा है और इसमें सजीव मछलियों को बाजार में विशेष ट्रक पर या टेम्पो पर, साइकिल पर सजीव मछलियां ले जाकर लोग 25 से 30% ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको जीवंत मछली जब ले जाएंगे तो उनसे 25-30% अधिक पैसा मिलेगा और उनको आमदनी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, जो मूल्य संवर्धन होगा, ये उपयोगी है और ये कार्य सुबह प्रातःकालीन 4 बजे से शुरू करके और 7 बजे 8 बजे के बीच कर लेना चाहिए, तो काफ़ी लाभकारी होगा किसान भाइयों को। जी, डॉक्टर शरद कुमार जी, आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए, मछली पालकों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।
जी, डॉक्टर प्रियंका जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद क्या कुछ ऐसी बात रह गई है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है और बातों छूट गई हो? मेन तौर पे तो यही मैं कहूँगी कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि साफ़ सफाई पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई आप रखेंगे अपने आसपास उतनी ही कम बीमारियां होंगी। सिर्फ इसी मौसम में नहीं, किसी भी मौसम में हो, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। और अब आपको समझ आ रहा है कि गर्मी हो रही है लेकिन फिर बरसात हो रही है, तो आपको कहीं पर भी आसपास अपने आवास के, आप जो आवास पहले से बन चुके हैं जिन्हें अब हम हाइट पर नहीं उठा सकते, तो उसमें यह है कि आप कहीं पर भी खड़ा पानी देख रहे हैं तो उसमें केरोसिन ऑयल डाल दे ताकि मक्खी मच्छर कुछ भी ना आए। और दूसरा है कि आप जो भी आहार या चारा है, हरा चारा है, तो आप ये मतलब एक पॉइंट है कि आप वो रात को 6 बजे के पास 70% दे दें उनको, और सुबह 10 बजे से पहले उनको 30% चारा डाल दें, क्योंकि उस वक्त उनकी पाचन क्रिया शक्ति और उनका जो डाइजेशन करने की शक्ति रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। क्योंकि दिन में वो ऑलरेडी एनिमल जैसे गर्मी में इंसान भी जैसे स्ट्रेस में आता जाता है तो वो खाना तो बिल्कुल ही नहीं पचा पाएगा। हाँ, दिन में आप पीने का पानी पे ध्यान दे सकते हैं। और एक चीज़ यही है कि ओवरऑल मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो आप इस चीज़ से भी मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। जी, तो पशुओं को गर्मियों में देखभाल की कितनी ज़रूरत है, किस प्रकार की आप व्यवस्था कर सकते हैं, क्या क्या निरीक्षण करना है, आहार आवास किस प्रकार से रखना है, पानी की व्यवस्था कितनी रखनी है, उनके आवास में हवादार व्यवस्था होनी चाहिए, पेड़ पौधे किस प्रकार से लगने चाहिए, ये तमाम मुख्य बातें थी आज के इस कार्यक्रम में, जिसका जो पशुपालक भाई हैं ध्यान में रखेंगे तो पशुओं को आप गर्मियों में अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे और आपके उत्पादन जो पशु से आप ले रहे हैं उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। डॉक्टर प्रियंका जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में पहुंची और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए। तो मछली पालन और पशुओं की देखभाल ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं खेती किसानी के इस क्षेत्र में। इन दोनों बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों क्षेत्रों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आपको बताते हैं कि अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, जिससे विषय से जुड़कर आप सवाल पूछ सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन क्या है, कैसे आप इससे जुड़कर अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, साथ ही भिंडी एवं टमाटर में समसामयिक कार्य क्या है जिससे आपके उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े और आप अच्छा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकें। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई सुझाव आप हम इस कार्यक्रम के माध्यम के लिए देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आप अपने कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल दर्ज करा सकते हैं हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर। आप कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या कोई जानकारी आप दोबारा सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम किसी और किसान तक, भाई तक पहुंचे, वो भी इस कार्यक्रम का लाभ ले, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर भी दोबारा से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों, नई जानकारियों के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। हम आज